Yes, sir. अच्छा, based on components, classification of working capital is divided into three. Number one is your component, that is cash, marketable security, receivable, and inventory. On the basis of time period, we have two current assets, based on permanent current assets and based on temporary short-term assets, means like marketable security and cash. तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी है, और कंपोनेंट्स में देखें तो हमारे पास फिर कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ये कंपोनेंट के हिसाब से। तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट द फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स इज नोन एज परमानेंट करंट एसेट्स। वो एसेट्स जो के कंपनी को परमानेंटली रिक्वायर्ड होते हैं टू मेंटेन इट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, बिजनेस को चलाने के लिए, वो उनकी बेसिक नीड है, तो वो उसके परमानेंट एसेट्स कहलाते हैं, जिस तरह के हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जबकि जो टेम्पररी एसेट्स हैं वो वेरिएट करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक, जो टेम्पररी एसेट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के, वो वेरिएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट दैट वरी विद सीजनल रिक्वायरमेंट्स। सीजनल रिक्वायरमेंट मीन कि इफ अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेटर्स, ठीक, तो वो जो फर्म जो रेफ्रिजरेटर्स बनाए थे उसकी डिमांड समर में ज्यादा होती है, एयर कंडीशन समर में ज्यादा होती है, तो जिस वक्त डिमांड ज्यादा होगी, या आइसक्रीम है तो आइसक्रीम लोग समर में ज्यादा यूज करते हैं, विंटर में लोग कॉफी यूज करते हैं। तो वो एसेट्स जिनकी वो करंट एसेट्स जिनकी डिमांड सीजनल बेस हो, उनको हम क्या कहते हैं? टेम्पररी करंट एसेट्स। So current assets are divided into two types. One is temporary current assets and the other is permanent current assets. Permanent current assets वो है जो कि आपको रूटीनली, फॉर एग्जांपल कैश है, कैश आपका परमानेंट करंट एसेट्स है। जबकि टेम्पररी में आप देख ले तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपकी सीजनल है, जितनी आप सीजन पे होता है डिपेंड करते हैं। जिस तरह आप देख लें स्वेटर्स हैं, कम ये ऑक्सफोर्ड स्वेटर बनाने वाली, तो अगर वो शर्ट्स बना रहे हैं तो विंटर और समर के लिए दोनों के लिए बनाए सिमिलर होगी, वो परमानेंट एसेट्स में आएंगे। लेकिन वो अगर स्वेटर्स बना रहे हैं तो सीजनल वाइज होगा, सीजन बेस होगा, इन्वेंट्री अगर मेंटेन करेंगे। इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो वेरिएट करता है टेम्परेरी और परमानेंट के दरमियान बेस्ड ऑन देयर करंट एसेट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने डिस्कस की। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को इन्होंने यहाँ पर एक जगह पर, सारी जगह पर इकट्ठा कर लिया कि फाइनेंसिंग मैच्योरिटी पॉइंट। सर बेटा सर क्या काइंडली आप 15 स्लाइड दोबारा से शो कर सकते हैं? जी 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 बताएं। थैंक यू, आप प्लीज उसको शो कर दें। मैं ओके सर, जहां आपने स्टार्ट करवाया था क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि किधर चली गई ये बात। अच्छा, ये सर दोबारा एक्सप्लेन कर दे 15 से प्लीज। अच्छा मैं दोबारा कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये रिस्क फैक्टर, तो आपने ये जो तीन फैक्टर जी जी सर, रिस्क वाला हो गया सर। इसके बाद हम आए थे प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। इसके बाद मैंने फिर आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। जी जी सर, यहाँ से आगे समझ नहीं आया। क्लासिफाई वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स। जो ऊपर हमने डिस्कस किए थे वो कंपोनेंट बेस्ड थे, जिसमें वी हैव डिस्कस कैश ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, और वर्किंग कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू current assets are divided into cash, marketable security, receivable and inventories accounted. These are the four elements. ये चार elements है जिनको हमने consider किया based on components. While we talk about the time period, why we talk about the time period in current assets? Anybody can elaborate this? Why we taking time period? सर मेरे ख्याल से क्योंकि लिक्विडिटी पे डिपेंडेंट होता है कि जो कहते हैं जल्दी कन्वर्ट हो जाए उसमें कैश में, वो बेसिकली शॉर्ट टाइम में जो है ये जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, इससे यहाँ पे हम टाइम पीरियड का टाइम पीरियड को बेस बनाया। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज एंड दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश
क्विकली, करंट एसेट्स के लिए है ना, विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर हो जाए, तो टाइम आ गया ना एक साल, ठीक है। तो टाइम पीरियड के जब आ जाएगा तो वो करंट एसेट्स में कहलाएंगे। दिस टाइम पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नंबर वन परमानेंट करंट एसेट्स एंड नंबर टू टेम्परेरी करंट एसेट्स। परमानेंट करंट एसेट्स वो है कि होल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर यू नीड इट in order to operate, in order to smoothly run your business, जिसमें यहां पर इन्होंने परमानेंट का कहा। कैश, you need cash for whole the year to pay your short term debts, to run the business? Do you need cash? Do you need inventory? Sir, I think so we need both. Both. तो हमें ये चीज होल द ईयर चाहिए, ये हमारे परमानेंट करंट एसेट्स हैं, ठीक है, होल द ईयर हमें ये रिक्वायर्ड होते हैं, वी नीड इट। जबकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं या हमारे जो सीजनल इन्वेंट्रीज हैं वो हमारी क्या है, टेम्परेरी करंट एसेट्स है। बहुत आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा इस पर गौर करें। और इसमें इसने एक मैट्रिक्स बना दिया, मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, इसको समराइज कर दिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को विद टेम्परेरी और परमानेंट को के साथ, जिसमें रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर हम देखें, अब जरा देखें शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी क्या था, जो सीजनल था, जो टाइम बेस्ड था। तो शॉर्ट टर्म में देखें तो मॉडरेट हमारा रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म पर्पस में देखें, जब परमानेंट को देखेंगे तो हमारे पास रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाएगा। इसके बरक्स हम अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी लो होगा, जबकि मॉडरेट होगा हमारा क्या, लॉन्ग टर्म एसेट मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेट होगा रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन, एक मैट्रिक्स है बिटवीन द फाइनेंसिंग मैच्योरिटी, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश एंड एसेट मैच्योरिटी, इन दोनों के दरमियान एक मैट्रिक्स है। नाउ सेकंड एस्पेक्ट फाइनेंसिंग, सॉरी सर ये पीछे स्लाइड पे जाएं एक मिनट। जी बेटा। सर ये फाइनेंसिंग मैच्योरिटी और एसेट मैच्योरिटी जरा दोबारा समझा दें प्लीज। Financing maturity, what is financing maturity? As we discussed earlier, that working capital is basically the difference between the current assets and current liabilities, means that the company is able to pay their short-term debts. If a company is able to pay their short-term debts, what will be the time period to pay their short-term debt? Whether it is 30 days, 60 days, 90 days, 180 days. Do you understand? वो टाइम पीरियड कितना है, वो फाइनेंसिंग कब मैच्योर होगा। तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म। बेसिकली अच्छा, जो उनका टर्म देखना है कि क्या टर्म होगा उसका, फाइनेंसिंग बेसिकली टर्म, ड्यूरेशन देखनी है। दे आर एबल टू पे देयर सही, शॉर्ट ठीक। टर्म डेट्स। मेरा बिजली का बिल है तो मैंने कितने दिनों में देना है, 30 डेज के अंदर, ठीक है। मुझे बिल जनरेट हो गया और मुझे 2 हफ्ते मिल गए, स्विग गैस SNGPL bill. I received the bill and they are demanding to pay within 2 weeks. So my financing maturity will be 2 weeks. But I have a credit card and I have to pay credit card for 45 days. After 45, so asset maturity 45 days, while my liability mature होती है 2 weeks के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये जी सर मेरा क्वेश्चन है कि इसी से कि जो हम इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज लेते हैं, जी जी, अब अक्सर वो होती है लाइक उसकी सालों की होती है, 4-5 साल की होती है, बट यू मेकिंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? installments are basically short term now. You have to pay within a year in order to pay your long term debt. But this long term debt जो है ये अब कितने अरसे तक देते रहेंगे, जिसका बॉन्ड है तो वो तो आप 5 साल के लिए, लेट्स से कि चले मैंने कोई गाड़ी ली है इंस्टॉलमेंट्स पे, 5 साल की ड्यूरेशन डाली हुई है, वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है, पर सर अगर मैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे रहा हूँ तो वो शॉर्ट टर्म नहीं होगा? यू हैव टू पे योर शॉर्ट टर्म डेट्स का मतलब ये होता है कि जिसने आपने वो डेट जो कि आपने महीने के अंदर दे दी और खत्म हो गया। इस जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड फाइनेंसिंग है ना, ये लीजिंग जो है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है ना, कि यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट टिल 5 years, 36 इंस्टॉलमेंट्स। वो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में तो नहीं है ना। इफ यू कंपेयर योर लीजिंग अमाउंट विद योर जो बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं,
There is a difference between, but the nature are same. Understand? नेचर आर सेम है. किस तरह से नेचर आर सेम है? आपने बिजली इस्तेमाल की, आपने गैस इस्तेमाल की, टेलीफोन इस्तेमाल किया, यू हैव टू पे विद इन अ मंथ. उसी मंथ का आपने पे की करना सर है. वो तो यूजेज के हिसाब से है ना, जितनी ज्यादा जी यूज की उतना ज्यादा. जी तो जी. वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, उसका कोई सेट वो रखा हुआ नहीं है. बंदा चलो सोलर लगवा लेता है, बंदा बिजली छोड़ देता है, या सिलेंडर रख लेता है, गैस छोड़ देता है. अब जो गाड़ी का तो 5 साल देना ही है. तो मुझे अब सही समझ लॉन्ग नहीं टर्म, आ रही कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म लॉन्ग है. टर्म है, लॉन्ग टर्म है. यू हैव टू पे फॉर 5 years, टिल 5 years. 5 साल बॉन्ड पेबल नहीं है. बॉन्ड पेबल हमने क्यों नहीं लिया, इसमें कंसिडर किया? द नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? मोर देन अ ईयर है ना. सर ये कैसे डिटरमिन होगा कि कौन सा पीरियड शॉर्ट टर्म है और कौन सा लॉन्ग टर्म है? अगर हम 5 years की बात करें, अकॉर्डिंग टू उसामा's एग्जांपल, 5 years की बात करें, तो हमें कैसे हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म है? इफ यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी मोर देन अ ईयर, ये लॉन्ग टर्म हुआ. इफ यू आर पेइंग द लाइबिलिटी विद इन अ ईयर और लाइबिलिटी एक्सपायर हो जाती है, तो ये शॉर्ट टर्म हुआ. ओके, इट्स मोर देन अ ईयर एंड विद इन अ ईयर. हाँ, ओके सर, सिंपल थैंक यू सर. फॉर्मूला है ना. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ? सिंपल फॉर्मूला है ना. आपकी लाइबिलिटी जो है, इफ यू आर पेइंग द लाइबिलिटी फॉर अ ईयर, विद इन अ ईयर, और आपकी लाइबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म है. एंड इफ यू आर पेइंग मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा पे कर रहे हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. तो गाड़ी लीज करना ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. आप लॉन्ग टर्म पे करते रहते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है वो लॉन्ग टर्म पे करते हैं. जिससे बैंक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं करता. आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खोल लिया और बैंक आपको पे कर रहा है, तो आपके अकाउंट रिसीवेबल है, वो जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा तक आपको मिल रहे हैं. ठीक है, तो रिसीवेबल ओके आपके सर. 1 साल से ज्यादा तक हैं. तो शॉर्ट टर्म और ओके लॉन्ग टर्म सर. में ये फर्क है. शॉर्ट टर्म क्या है? विद इन अ ईयर, और लॉन्ग टर्म क्या है? वो मोर देन अ ईयर. तो यहाँ पर ट्रेड ऑफ बताया गया है. अजान हो रही है, थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूँ. थैंक यू सर. सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन इज कैश मैनेजमेंट. As you know very well, cash क्या है? Cash refer to the currency and demand deposits, and cash management means involves having the optimum, neither excessive nor deficient amount of cash on hand at the right time. Proper cash management required that the company know how much cash it needs, as well as how much it has and where that cash is at all the time. This is especially essential in inflationary environment. As I discussed earlier, that the business should have or must have optimum level of cash, means neither they have more cash, idle money, or nor they have less cash, or they are unable to pay their debts. So they should have an optimum level of cash. So the objective of cash management is to invest excessive cash, that is idle cash, or more cash than their utilization, for the return, while retaining the sufficient liquidity to satisfy the future needs. The financial manager must plan when to have excessive fund available for the investment and when money need to be borrowed. So this is basically the management of cash, as I discussed earlier and took example of Dell Corporation of 5 billion. So company should have an optimum level of cash in order to smoothly run the business and also generate returns on the idle cash. The company should not have excessive cash balance since no return is being earned upon it. The least amount of cash a firm should hold is the greater of, number one, compensating balance, and number two, precautionary balance. What is mean by compensating balance? Compensating balance means a deposit held by a bank to compensate is providing services. As you know, if you want to open your current account, there is a requirement by the bank to hold a minimum amount of cash in your account. For example, Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank में अगर अकाउंट खोलें तो वो क्या कहेंगे? They should
asked you कि your balance should be not less than, आपका जो बैलेंस है वो 5 लाख से, ये 2 लाख से नीचे नहीं होता है। अगर होगा तो बैंक आपसे सर्विस चार्जेस करेगा, तो इसे कहते हैं कंपेंसेटिंग बैलेंस। ठीक, कंपेंसेटिंग बैलेंस कहलाता है। किसी का माइक ऑफ है प्लीज। ठीक, कंपेंसेटिंग बैलेंस कहलाता है। जबकि प्रिकॉशनरी बैलेंस क्या होता है? प्रिकॉशनरी बैलेंस का मतलब है, 1 मिनट होल्ड कर, मैं ये सेव कर लूं। अच्छा, प्रिकॉशनरी बैलेंस का मतलब है कि मनी हेल्ड फॉर इमरजेंसी पर्पस प्लस ट्रांजैक्शन बैलेंस मींस दैट कि आपके पास इमरजेंसी के लिए पेमेंट हो और कंटीजेंसी के लिए पेमेंट आपके पास कैश मौजूद हो। यू शुड हैव कैश अवेलेबल ऑन हैंड ऑन एट बैंक फॉर इमरजेंसी पर्पस। इफ यू वांट टू, जिस तरह डॉलर की प्राइस अप एंड डाउन होने से या फ्यूल प्राइसेस अप एंड डाउन होने से रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल गोज अप और डाउन, सो यू शुड हैव अ प्रिकॉशनरी कैश बैलेंस विद योर इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, या बैंक की ट्रांजैक्शन के दौरान जो कैश रिक्वायर्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट में हमने कहा कि जब बिजनेस शुड हैव, वन इज कंपेंसेटिंग बैलेंस एंड नंबर 2 इज प्रिकॉशनरी बैलेंस। कोई बताएगा क्या मतलब है इन दोनों का? शाबाश, जल्दी से बताएं, व्हाट इज मीन बाय कंपेंसेटिंग बैलेंस? सर कंपेंसेटिंग बेसिकली जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको जो कहते हैं उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं, जैसे चार्जेस जो होते हैं बेसिकली, प्रिकॉशनरी होते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कंपेंसेटिंग, मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आप अकाउंट खोलें, ठीक, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक विल रिक्वायर्ड 2 मिलियन फॉर कॉर्पोरेशन और 5.5 मिलियन यानी 5 लाख जो है 500 रुपीज 1000 रुपीज फॉर ऑर्डिनरी पर्पस, ऑर्डिनरी पर्सन, कि आपके अकाउंट में इतने पैसे करंट अकाउंट में होने चाहिए। अंडरस्टैंड? फिर इसमें क्या? सर ये नमाज की ब्रेक ले लें सर। जी, मैं आपको बस ये एक छोटी सी एग्जांपल इसमें कराऊंगा, फिर ब्रेक दूंगा, फिर दूसरा डिस्कशन करूंगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब टेक्निक्स क्या है इसकी? कुछ टेक्निक्स हैं। देयर आर 2 टेक्निक्स फॉर कैश मैनेजमेंट। नंबर 1, एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लोज। एक्सेलरेट कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज का क्या मतलब है? अब्दुल आही, डू यू नो व्हाट इज मीन बाय कैश इनफ्लोज? Abdullahi, do you know what is cash inflow? What, sir? Do you know what is mean by cash inflows? The movement of money, cash flow. When you receive the cash, when a business What? receive a cash, it is known as cash inflow. Understand? Inflow, yeah. So I Yeah. want to know what is mean by cash inflow. So The cash inflow. yes, okay. To accelerate cash inflow, the financial manager must know the bank policy regarding the availability. Number 1, the sources and location of a company receipt, where the company, from where the company can get cash, means their suppliers, their distributors, through which they can get the money. And number 3 is the device, procedure or mechanism through which they will receive the cash, mean by check, online deposit, or by hard currency, means rupees की currency से। The various types of check processing, ये check means ये बैंक चेक की बात करें, delay that must be analyzed, mail float, processing float and deposit collection float। यानी चेक का रिसीव करने के लिए जो है ना, आप यू शुड नो कि आपको जो चेक रिसीव होगा वो किस तरीके से होगा, उसका मैकेनिज्म या उसका मेथड क्या होगा जो आपको कैश रिसीव होना है। तो नंबर 1 है मेल फ्लोट। मेल फ्लोट मीन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ चेक टू मूव फ्रॉम a debtor to a creditor, how much time it will require to, if you are working in a company, आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं और वो किसी को से पेमेंट रिसीव करनी है आपने, तो वो आपको मेल बाय मेल चेक सेंड कर रहा है,
TCS है, देयर आर डिफरेंट मेल्स जिससे डेटर क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, ठीक है। सॉरी, क्रेडिटर जो है जिसने आपसे क्रेडिट पे सौदा लिया है, बिजनेस प्रोडक्ट्स ली हैं, वो आपको पे कर रहा है, तो वो मीडियम क्या है, वो किस तरह आपको चेक पहुंचा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है प्रोसेसिंग फ्लोट। प्रोसेसिंग फ्लोट कि वो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है जिसमें वो चेक प्रोसेस होता है, मींस कि यू हैव रिसीव्ड द चेक and now you are going to deposit in the bank and bank it will take 2 to 3 days for clearance, ठीक। तो ये दूसरा आपका प्रोसेसिंग फ्लोट है। एंड नंबर 3 है डिपॉजिट कलेक्शन फ्लोट। डिपॉजिट कलेक्शन फ्लोट जो है वो बेसिकली टाइम टू रिक्वायर्ड टू क्लियर द अमाउंट ऑफ कैश या जो मनी है वो है। इसका मतलब है कि देयर आर 3 प्रोसेसेस व्हाइल कलेक्टिंग द कैश और चेक। नंबर 1 के जो क्रेडिटर है उस क्रेडिटर से डेटर तक, यानी जिसने क्रेडिट पर सौदा लिया है आपको पेमेंट करना है, जिससे आपने चेक रिसीव करना है, उससे आप तक चेक पहुंचाने का मैकेनिज्म। नंबर 2 आपका चेक बैंक में डिपॉजिट करने का मैकेनिज्म। नंबर 3 प्रोसेस कह दें, और नंबर 3 बैंक का प्रोसेस। ये 3 प्रोसेसेस हैं जो टेक टाइम, जिसमें आपको कैश कन्वर्ट होता है। अब इसमें आपके सामने एक एग्जांपल है। इट टेक ट्रेविस कॉर्पोरेशन अबाउट 7 days। कितने दिन ले रहे हैं? 7 दिन। दे टेक 7 days टू रिसीव अ डिपॉजिट पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर से 7 दिन में डिपॉजिट रिसीव कर रहे हैं। Therefore, a lockbox system is being considered. It is expected that the system will reduce the float time to 5 days. यानी 7 days से लॉक बॉक्स सिस्टम की वजह से कितने दिन लगेंगे? 5 days। 5। नॉर्मल डेज में 5 days लगते हैं बैंक कस्टमर ए से कंपनी को पेमेंट करते हुए 7 दिन लगते हैं। वो 7 दिन मेरी कंपनी रिसीव करती है, लेकिन लॉक बॉक्स सिस्टम की वजह से 5 दिन लगते हैं। द एवरेज डेली कलेक्शन, जो रोजाना की कलेक्शन है, वो कितनी डॉलर है? $500,000 है। ये उसकी एवरेज डेली कलेक्शन है। और जो रेट ऑफ रिटर्न उस पर उसको मिल रहा है उस कलेक्शन पर, वो है 12%। तो कहते हैं कैलकुलेट मंथली, जो महीने का है, चार्ज ऑफ कंपनी शुड पे फॉर द लॉक बॉक्स सिस्टम अरेंजमेंट, कि वो उस लॉक बॉक्स सिस्टम के अरेंजमेंट की वजह से जो पे कर रहे हैं वो कितना है, ठीक है। तो लॉक बॉक्स सिस्टम बेसिकली क्या है? अ लॉक बॉक्स सिस्टम इज अ बैंक ऑपरेटेड मेलिंग एड्रेस टू विच अ कंपनी डायरेक्ट इट्स कस्टमर टू सेंड देयर पेमेंट। जिसमें बैंक अकाउंट नहीं होता और आप कहते हैं जी मेरा मीजान में या मेरा फलाह में बैंक है, आप अकाउंट नंबर ये है, इसमें जाके डायरेक्टली पे कर दें। तो कंपनी आपको चेक लिखे और आप उसको रिसीव करें, तो इससे बेहतर है कि वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में डालें। फॉर एग्जांपल, या कंपनी इज ऑपरेटिंग इन लकी मरवत, लकी सीमेंट वाली है, उनका बिजनेस लकी मरवत में है। या मैं इसको ऐसा कह दूं कि कंपनी इज ऑपरेटिंग इन लाहौर, कंपनी लाहौर में ऑपरेट कर रही है और उसके एक ऑफिस जो है इस्लामाबाद में है, जो जिसने पेमेंट करनी है वो इस्लामाबाद में। तो कंपनी कहती है कि आप मुझे लाहौर चेक भिजवाने से बेहतर है कि आप मेरे इस्लामाबाद के अकाउंट में, अलाइड बैंक के अकाउंट में पैसे जमा करा दें। ये लॉक बॉक्स सिस्टम है, ठीक है। तो इस लॉक बॉक्स सिस्टम के तहत वो कितने जल्दी कैश रिसीव करेगा, ठीक। तो ये हम इसमें कैश मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो कैश मैनेजमेंट में लॉक बॉक्स सिस्टम में अब हमारे पास इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि कंपनी से वो नॉर्मल डेज में कितने डेज लगते हैं नॉर्मली? 7 नॉर्मल डेज, अगर 7 वो नॉर्मल 7 डेज। days है। और अगर वो लॉक बॉक्स सिस्टम के थ्रू लेता है तो उसको तो 5 days। 5 डेज सेफ हो गए। 2 डेज इसको सेफ हो गए, ठीक। ये 2 डेज इसको बच गए। अब मुझे ये बताएं कि डेली, रोजाना की डेली जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी है? डेली ट्रांजैक्शन $500,000। $500,000 जो है वो डेली की ट्रांजैक्शन है, ये उनकी डेली ट्रांजैक्शन है। तो ये 2 दिन जो इसको सेफ हो रहे हैं, तो ये कितना बचा रहे हैं? कोई बताएगा? सर इस लॉक बॉक्स सिस्टम के थ्रू मिलियन। शाबाश, मिलियन बचा रहे हैं। यानी 2 × 5
100, so it will be 1 million. $1 million ये सेव कर रहे हैं, ये $1 million इनको सेव कर रहे हैं। अब ये $1 million जो है इनको कितने % रिटर्न दे रहा है, कोई बताएगा इसमें? The return that will be earned from these funds, तो रिटर्न जो इनको मिलेगा वो 12% है। कितना मिलेगा? 12%. 12%। तो 1 million, So $12,000, I guess. I'm not sure. 12% है, 12%. The rate of return is 12%. तो 12% इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो लॉग बॉक्स सिस्टम के थ्रू इनको 1,20,000 1,20,000 शाबाश 1,20,000 क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। रिटर्न द कंपनी जो है इज अर्निंग $1,20,000 ऑन 1 million, 1,20,000 इस 1 मिलियन जो 2 दिन का सेव करिए, इस पर 1,20,000 रुपए भी रिटर्न मिल रहा है इसको। अंडरस्टैंड? यानी 1 million दे आर सेविंग फॉर 2 days, जो 2 days सेव हो रहे हैं इनके, इसकी वजह से इनको 1,10 million इनको 1 million 10 lakh rupees they are saving. For this 10 lakh rupees they are getting return 12%. तो 12% रिटर्न के साथ कितना हुआ? 12% रिटर्न के साथ कितना हुआ? अब ये 12% जो है ये एनुअल है, ये 12% कितना है? पर ईयर है, एनुअल 12% है। तो साल में कितना हुआ? अगर मंथली देखें, मंथली तो मंथली रिटर्न 10,000। शाबाश बच्चे, मंथली रिटर्न हुआ 1,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स होते हैं ना, तो इट इज Yes, sir. $10,000। they are earning, they are getting, they are saving $10,000 per month for this log box arrangement. इस लॉग बॉक्स की वजह से इनको ये फायदा हो गया और कैश इनकी रिसीव हो गई 10,000। ठीक है, नमाज का ब्रेक लेते हैं और नमाज के ब्रेक के बाद जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। और यस सर, सर 2 बजे इंशाल्लाह। सर 2 बजे करते हैं जी, 2 बजे कंटिन्यू करते हैं 2 बजे कंटिन्यू करना चाहते हैं? जी यस सर। सर। अच्छा, लेकिन 2 बजे कंटिन्यू करने से पहले फिर मेरी भी एक बात सुन लें, ये दूसरी भी एक छोटी सर, सी बताएं। कर लेते हैं तो बस फिर हम 2 बजे कर लेंगे। ठीक है, दूसरी है डिले करने का, कैश डिले करने के लिए। ये मुझे कोई बता दी, ये 7 मेथड्स हैं कैश डिले। कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी टेक्निक्स हैं, इनको टेक्निक्स कहते हैं। यू कैन डिले योर कैश means that you can foster your cash collection and you are required, or you can delay your cash disbursements. This is basically working capital management और कैश मैनेजमेंट। कि आप अपने रिसीवेबल्स को क्या करें, आपने अपने कैश रिसीविंग को क्विकली करें और कैश पेमेंट को क्या करें, स्लोली करें। तो कैश पेमेंट को डिले करने के लिए, कैश आउटले को डिले करने के लिए, इन ऑर्डर टू delay your cash outlays, cash outflow, you have to use drafts to pay your bills. You have to use draft. Do you know what is mean by bank draft? एक फॉर्म होता है मेरे ख्याल से, वो फिल करते हैं। जी जी जी, अब्दुल हाई, do you know the meaning of draft and pay orders? अच्छा, What, sir? do you know the meaning of draft and pay orders? Yes, sir. What is draft and pay order? When a company pay a certain amount of money to company B, it use the method of draft. Draft mean through bank they make a check if they don't have an account in that bank. For example, if your company haven't bank account and they go visit to the bank and demand a bank draft for a company XYZ. So outside city, you will write
a bank draft. Within a city, if you want to pay, so you will use pay order. Okay, pay order is used within the city, and bank draft is used for outside payments. Understand? So there is a, to delay the cash outflow or outlay, you use the methodology or technique using draft to pay your bill. The second method is mailing check from post offices. You send checks through post office. Post office will require approximately 2 to 5 days, working days, to from one location to another location. For example, if you are dealing a business with a business who is located at Karachi, and you are operating in Lahore or Islamabad, so there is a lot of difference between distance between Karachi and Islamabad. It will take approximately 2 days, 3 days. So mailing check, you write a check and send it to courier, so it will take 2 to 3 days. This is another technique mostly business use. Number 3 is drawing check on remote banks and or establishing check disbursement center in remote location. Remote location means something, you can write a check in favor of some business, and you ask them to collect the check from remote areas, far away from the cities. So it is another way you use the delaying tactics for disbursing your payments. Okay, the fourth method is using credit card. Normally credit card payment take times. So how much time it take? If you pay through credit card, a slip is generated. When you present your slip to the bank, they will credit the amount from your account to the another account to whom you want to pay. The next fifth method is disbursing sale commission. Sale commission means when you sell, you appoint a third person, and through that third party you pay your bills. So sale commission is also a part of disbursing cash. Maintaining zero balance account. This means that your account is always show zero balance, and but this is a unethical, immoral practice, and in our law, company mostly sue the business who has maintain zero balance. So they issue the check, and while issue the check, the account is remain zero. So the check returns dishonor, and company take time to repay the check or reproduce the check to the payment authority. Next, using controller disbursement account. Controlled disbursement account means you maintain a separate account for payment and separate account for receivement. Means when you receive the money, you create or you establish account in another bank, for example a light bank, and when you pay the account through bank, so you maintain a government bank, for example National Bank or Bank of Punjab, whose services are not good. So there are two methods. So here we have another example for cash disbursement. Every 2 weeks, a light engineering company disperses checks that average $500,000 and take 3 days to clear. How much time it take to clear the check? 3 days to clear it. How much money can the money save annually if it delay the transfer of from an interest-bearing account that pay 0.0384% per day? That is annually 14% for those 3 days. अच्छा, इस एग्जांपल में क्या कहा गया है? You have to calculate the savings through delay payments. First of all, मुझे ये बताएं अमाउंट कितनी है? 500,000. Average amount is your 500,000. This is your amount of checks you disperse to company Allied Engineering. ठीक है? And how much time it take? Normally 3 days. 3 days.
if you hold 3 days payment, you have to receive 0.0, मतलब 14% एनुअली है ना, तो 0.0038% rate on that amount. So it will become, how much it will become? Interest on 3 days, ये जो 3 days का इंटरेस्ट है ये बनेगा 576, means this is your average amount. It will take 3 days and it will give you return 14% annually, which is on daily basis. When we divide 14% divided by 365, we'll get 0.000386. सर ये 0.00038 किधर से आया? ये यहाँ पे 0.038 जी सर, क्वेश्चन में आपको जी गिवन है, सर। एनुअल रेट आपका ये और डेली रेट है, ये पर डे है, ठीक है, पर डे है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेरिंग पर डे, एनुअल कितना है 14% है, डेली कितना है 0.0, ये गिवन है आपको 0.3%। अगर आपको ये गिवन ना हो ना डेली, so you have to calculate per day, कि रोजाना सर हमने एनुअल कैलकुलेट